नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद गंगवा सर। आज भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि लागू हो चुकी है जुलाई से, उसकी धारा 3 पर चर्चा कर रहे हैं। 1 और 2 पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। धारा 1 जो है इसके विस्तार की बात करती है, जुरिडिक्शन की बात कर रही थी, उसका क्लास पहले ले चुके हैं। और धारा 2 में इसके परिभाषा खंड दिया था, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो धारा 3 पर है, और धारा 3 में इसके जो है कुछ साधारण स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उसी पर चर्चा की गई है इसकी। तो धारा 3 की जो उपधारा 1 है वो ये कहती है कि ऐसी कोई भी पद, कोई भी शब्द, कोई भी परिभाषाएं साधारण अपवाद के तहत आएंगी। तो पहले हम लोग जो पढ़ते थे सामान्य अपवाद, जो अध्याय 4 में थे, वो साधारण अपवाद के तहत सारी चीजें आएंगी। और साधारण अपवाद जो है अब इसमें चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में पहले जो है अध्याय 4 में था आईपीसी की, और अब जो है अध्याय 3 में है। और 3 में इसकी धारा जो है वो 14 से 44 तक है। तो कोई भी बात जो भी होगी वो अध्याय 3 के तहत मानी जाएगी, 3 के तहत आएगी। तो इनका कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप कोई भी अपराध करेंगे, कोई भी काम करेंगे, कोई भी दंड देंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको वो दंड देने से पहले ये निश्चित करना पड़ेगा कि वो बात कहीं आपके साधारण अपवादों के तहत तो फिट नहीं हो रही है। अगर इसके तहत फिट हो रही है तो वो अपराध नहीं मानी जाएगी। ये बात कहते हैं जो है इसकी उपधारा 1। और इसकी उपधारा 2 जो है साधारण स्पष्टीकरण की, वो ये कह रही है कि कोई भी पद जो है, कोई प्रत्येक पद जो है इस संहिता का, वो इस स्पष्टीकरण के तहत आएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी पद जिसका स्पष्टीकरण में या इसके भाग में कहीं भी इसका प्रयोग किया गया है, वो स्पष्टीकरण इसके अनुरूप ही माना जाएगा। सामान्य बात है ये। और धारा जो इसकी उपधारा 3 है वो कब्जे की बात करती है। उपधारा 3 जो है वो कब्जे की बात करती है। और उपधारा 3 ये कहती है कि कोई भी संपत्ति अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो वह संपत्ति पर कब्जा जो है उस व्यक्ति के पति का या पत्नी का, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पक्ष हो सकता है, तो वो चाहे उसका पति हो या पत्नी हो, अगर उसके कब्जे में है यानी कि उसकी संपत्ति है, तो वो संपत्ति जो है वो किसी के कब्जे में रहे, चाहे उसके पति पत्नी में से किसी पर भी रहे, उसके नौकर पे रहे, उसके सेवक पर रहे। अगर इनके सबके कब्जे में कोई संपत्ति है, संपत्ति किसी व्यक्ति की है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा अगर उसके पति या पत्नी या इसके सेवक या नौकर आदि का है, तो क्लर्क वगैरह का ये सब आ जाएंगे इसमें, तो ये माना जाएगा कि वो संपत्ति उस व्यक्ति के ही कब्जे में थी। कब्जा भले चाहे उसके नौकर आदि किसी का भी हो, लेकिन माना यह जाएगा कि उस व्यक्ति का कब्जा उस संपत्ति पर था। तो अगली जो उपधारा है वो इसी की बात करती है, कार्य और लोप की, वो सामान्य बात है। जो इसकी उपधारा 5 है वो पहले की जो सामान्य आशय से संबंधित है। जब हम लोग अभी आईपीसी में बात करते थे धारा 34 की, ये उसी के बराबर है सामान्य आशय। आईपीसी में तो धारा 34 थी, ये यहाँ इन्होंने स्पष्टीकरण में शामिल कर दी है। और ये धारा 3 की उपधारा 5 है। और ये कहते हैं कि कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य अग्रसर आशय के अग्रसरण में किया गया कार्य जो है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दायी होगा जैसे कि वो काम उसने अकेले किया हो। और सामान्य आशय आप लोग पहले से ही जानते हैं, जो लोग नहीं जानते थे वो समझ लें कि सामान्य आशय का मतलब होता है प्रीमिटिंग ऑफ माइंड।
यानी कि अपराध के करने से पहले अपराध के आशय का किसी अन्य लोगों से, एक से अधिक लोगों से जो है उसका आप जो है आपस में कम्युनिकेशन कर लेना। तो यहाँ आशय का मतलब आपको किसी को बता दोगे, प्री मीटिंग कर लोगे अपराध के करने से पहले, तो प्री मीटिंग ऑफ माइंड मतलब सामान्य आशय। तो बस यही है, ये धारा 34 की जगह अब जो है धारा 3 की उपधारा 5 में यहाँ ला दिए गए हैं और बाकी सब ऐसा ही है। यहाँ जैसे ही सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई कार्य किया जाता है तो यहाँ एक ज्वाइंट लायबिलिटी बनती है उन लोगों की जो इनमें शामिल रहते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो सामान्य आशय के अग्रसरण में शामिल होकर कोई कार्य करते हैं, तो उन सभी लोग जो भी उस घटना में शामिल होते हैं वो सारे लोग व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं, अलग अलग उसमें जिम्मेदारियां उनकी, और उनको वही दंड दिया जाता है जो उस अपराध का दंड होता है। प्रत्येक व्यक्ति उसमें अकेले दायी होता है, तो चाहे उसने काम किया हो या ना किया हो, बस सामान्य आशय के अग्रसरण में कुछ ना कुछ भागीदारी उसकी रही हो। जरूरी नहीं है कि उसने काम बराबर ही किया हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सामान्य आशय की धारा 34 की बजाय अब जो है 3 की जो है उपधारा 5 कर दी गई है। तो यहाँ ज्वाइंट लायबिलिटी सामान्य आशय जो आप पढ़े थे वो यहाँ शुरू हो गई है, और इसकी और जो आगे धाराएं हैं वो वही आप पढ़े हैं, सेम इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, है ना, और इधर कॉमन इंटेंशन इसी से है। तो ये सामान्य आशय 34 और इसके आगे जो धाराएं हैं वो 35, 36, 37 जो धाराएं थी वही असर है इसका। तो कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य आशय लेकर काम करेगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे इसमें, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई कार्य कर रहे हैं तो उनकी ज्वाइंट लायबिलिटी बनती है। और ज्वाइंट लायबिलिटी ये कहती है कि जितने लोग भी उसमें शामिल रहेंगे उनको सबको बराबर सजा मिलेगी उस अपराध की जो कि उन्होंने किया है। यहाँ 6 में जो 35 में था वही है, और यहाँ कोई भी कार्य आपराधिक आशय और ज्ञान से किया जाएगा और उस कार्य में जो भी व्यक्ति शामिल रहेगा तो उसको अकेले ही दोषी माना जाएगा। आशय और ज्ञान जो भी है वो सेम रहेगा, और यहाँ जितने भी लोग रहेंगे वो अपने अपने कार्य के लिए जिम्मेदार रहेंगे। यहाँ वो जो हम लोग बात करते हैं समान आशय की, समान आशय और सामान्य आशय, ये 2 आप लोग पढ़े थे पहले, वही है ये। तो यहाँ सेम है और यहाँ कॉमन है। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का किसी भी कार्य करने का ज्ञान या आशय सेम हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, लेकिन अगर उनका वो इंटेंशन कॉमन नहीं हुआ है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। कॉमन इंटेंशन यानी कि ज्वाइंट लायबिलिटी उन पर लागू नहीं होगी। तो एक सिंपल उदाहरण से हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए को 2 लोग पीटने की या 2 लोग क्षति पहुंचाने की जो है फिराक में है, ये मिस्टर बी और मिस्टर सी। दोनों लोगों का आशय अपना है, इनको मारना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों लोग इनको मारना चाहते हैं, ये इनका अपना आशय भी है, इनका अपना आशय भी है, लेकिन ये आशय कॉमन नहीं है, ये सामान्य आशय नहीं है, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से किसी ने भी अपना आशय आपस में कम्युनिकेट नहीं किया है, प्री मीटिंग नहीं की है। जब तक प्री मीटिंग नहीं करेंगे तब तक ये समान आशय रहेगा। दोनों लोग जितना भी इसको क्षति पहुंचाएंगे उनकी व्यक्तिगत कार्य जो है उसको क्षति पहुंचाने को देखा जाएगा। अगर सी जो है इसको 2-4 थप्पड़ मारते हैं तो 2-4 थप्पड़ मारने की इनको सजा मिलेगी, और मिस्टर बी जो है बिल्कुल जान से मार देते हैं, है ना, तो इनको जान से मारने की सजा मिलेगी। तो इसलिए यहाँ व्यक्तिगत कार्य देखा जाता है, ये समान आशय है ना कि सामान्य आशय।
लेकिन अगर घटना में आने से पहले या घटना के समय, अभी यहाँ शुरुआत करने से पहले अगर इन दोनों लोगों में आपस में मीटिंग हो जाती है, तो जैसे ही इन दोनों में मीटिंग होगी, ये सेम इंटेंशन कॉमन इंटेंशन बन जाएगा। तो घटना के समय भी सामान्य आशय जन्म ले सकता है। तो जैसे ही इन दोनों की आपस में बात होगी और ये आपस में कहेंगे कि हम इसे मारना चाहते हैं, हमारा दुश्मन है, ये कहेंगे हम भी मारना चाहते हैं, हमारा भी दुश्मन है, तो आओ मिलके मार लेते हैं। तो जैसे ही दोनों की आपस में बात होती है तो इसी को प्री मीटिंग कहा जाएगा। और जैसे ही इनका मिलन, दिमागों का मिलन हुआ, बस ये आशय सामान्य हो जाएगा और सामान्य होने के बाद ज्वाइंट लायबिलिटी लागू हो जाएगी। ज्वाइंट लायबिलिटी लागू होते ही चाहे कोई कितना भी कार्य करे, कम या ज्यादा, लेकिन रिजल्ट जो निकलेगा सजा दोनों को बराबर मिलेगी। तो ये ज्वाइंट लायबिलिटी का असर हो जाता है। तो धारा 6, उपधारा 6, उपधारा 7 जो है वो इसी पर आधारित है। तो यहाँ कोई भी कार्य जो है आशय और जानकारी जो है रहेगी, यही 7 कह रही है, जो 36 से संबंधित था। ये दोनों वही समान आशय और सामान्य आशय से संबंधित हैं। इसकी जो उपधारा 8 है, उपधारा 8 ये कहती है कि कोई कार्य कई कार्यों द्वारा, कई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा किया गया है ना। कोई भी कार्य है वो कई कार्यों द्वारा किया गया है और जो उसने मतलब वो कार्य जो है वो अकेले नहीं अपराध जो है पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल होकर अगर भागीदारी कर रहा है, उस आशय को पूर्ण कर रहा है, जानबूझकर कोई सहयोग कर रहा है, तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो है, जो सहयोग कर रहा है, वह व्यक्ति भी अपराध कर रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति है जो सहयोग कर रहा है उस कार्य में, अगर कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है तो वो भी अपराधी माना जाएगा। ये कहती है स्पष्टीकरण की उपधारा 8। इसमें सिंपल सा है कि जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लो, जैसे मिस्टर एक्स हैं, इनको 2 लोग ए और बी, दोनों लोग जहर की छोटी छोटी मात्राएं देकर मारना चाहते हैं, छोटी छोटी। अब ये इन आपस में जो है इनकी बात हुई, एक निश्चित समय पर दोनों लोग जो है जहर देकर हत्या करना चाहते हैं। इनका ऐसा आपस में षड्यंत्र हुआ, आपस में सहमत हो गए। तो जो सहमति के हिसाब से अब ये क्या कर रहे हैं कि ए और बी, जो मिस्टर ए और बी हैं, ए और बी हत्या करने के आशय से जो सहमति हुई थी, उसी अनुसार जो मिस्टर एक्स को जो है जहर देते हैं और जहर के प्रभाव से मिस्टर एक्स जो है वो मर जाता है। तो यहाँ जो इन लोगों ने आपस में जानबूझकर जो दूसरे का सहयोग किया है, तो जबकि किसी एक के जहर देने से नहीं मरता, अलग अलग दोनों की मात्राओं के अनुसार जहर देने से कोई व्यक्ति मर रहा है, तो यहाँ ये कहा जाएगा कि ये दोनों लोग अकेले अकेले किसी की हत्या के दोषी हैं, जबकि एक व्यक्ति के जहर देने से इसकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो यहाँ यही आशय लागू होता है जब कोई सहमत होकर किसी पर किसी अपराध में सहयोग करता है। तो ये बात स्पष्टीकरण में 8 नंबर पर उपधारा 8 में दी गई है। और एक ऐसा ही स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है 9 में, और यहाँ ये कह रहे हैं कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, तो वहाँ वे अलग अलग अपराध के भी दोषी हो सकते हैं। भाई फिर समान आशय वाली बात आ गई है। तो
उपधारा 9 ये कहती है कि किसी भी अपराध में अगर बहुत सारे, एक से ज्यादा लोग मिलकर यानी कि लगे हुए हैं, संबंध जुड़े हुए हैं, लेकिन सामान्य आशय नहीं है, ध्यान रखना, आपस में काम तो कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका आशय सामान्य नहीं है, उनका आशय अपना अपना हो सकता है। तो जो अपना अपना आशय है उसी हिसाब से वो लोग अलग अलग अपराध के दोषी होंगे। जैसा उनका आशय रहेगा वैसा ही उनको अपराध का दोषी माना जाएगा, वैसा ही उनको दंड मिलेगा, ये कहती है उपधारा 9। तो ये जो है धारा 3 में टोटल 9 उपधाराएं दी गई हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये है कि धारा 34 आईपीसी जो थी वो वहां से, मतलब अब जो 34 सामान्य आशय जो था वो इन्होंने धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण में शामिल कर दिया है। तो सामान्य आशय और समान आशय ये धारा 3 में ही आपको मिलेगा, और ये जो उपधाराएं 9 तक हैं ये इसी पर चर्चा कर रही थी। तो दोस्तों ये धारा 3 का वीडियो है, आप लोग इसे समझिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और आगे के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।